गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और विद्युत क्षेत्र के बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी बात हो गई थी। उसके बाद अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपन बातें कर रहे थे। विद्युत द्विध्रुव में हमने उसके डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी दो आवेश पास पास अगर स्थित हैं और परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हैं तो वो जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है। और कोई भी विद्युत द्विध्रुव है वो कितना प्रबल है, कितना उसका सामर्थ्य है, कितनी उसकी इंटेंसिटी रहती है विद्युत क्षेत्र की उसके द्वारा उत्पन्न, वो उसका जो मापन होता है वो मापन करने वाली जो राशि होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से हम जानते हैं। मैथमेटिकली हमने उसके बारे में बात करी थी कि दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी को अगर गुणा करें तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात कल हो चुकी थी। और उसके बाद ये भी बता दिया था कि वो एक सदिश राशि है, उसका मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है, ये बातें हो गई थी। अब हम ये देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष और उसकी निरक्ष दोनों ही स्थितियों में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा वो लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो सपोज -q चार्ज यहाँ है, ए बिंदु पर पड़ा है और इसके पास दूसरा बिंदु है +q चार्ज उस पर रखा है, बी बिंदु है। समझ गए? बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु O है। ठीक है, अब इसकी अक्ष क्या होगी? इस अक्ष के बारे में अपन बात करें तो इसकी अक्ष होगी, अपन ने बताया था कि इस द्विध्रुव को अपन कह रहे हैं मिलाने वाली, द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं को आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उससे जो गुजरने वाली अक्ष है वो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और इसके लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष क्या कहलाती है? इसकी निरक्ष कहलाती है। हम दूरियां जो मापन करते हैं वो इसके मध्य बिंदु से करते हैं। सपोज कोई बिंदु अपन ने यहाँ लिया है, प्रेक्षण बिंदु, ये कोई प्रेक्षण बिंदु लिया हमने। ठीक है, ये प्रेक्षण बिंदु अपने पास है। इस बिंदु पर अपन को कोई विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करा है, परिणामी इस द्विध्रुव का। यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, यहाँ, 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 इस अक्ष पर आप कहीं भी ले सकते हो ये बिंदु। समझ गए? ये वाली बात होती है। इस बिंदु की दूरी कितनी है? यहाँ से इस बिंदु की यहाँ से दूरी है r। दूरी आपको पहले बताया था कि दूरियां हमेशा द्विध्रुव के लिए उसके मध्य बिंदु से मापी जाती हैं। चूँकि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2a। अपन बता रहे थे कि ये दूरी कितनी होती है? टोटल 2a होती है। ठीक है, ये तो इस -q से भी अपन को दूरी चाहिएगी, वो कितनी होगी? r + a। ठीक है, और यहां से जो दूरी होगी वो कितनी होगी? r - a। क्योंकि यहां से r है तो इतनी दूरी कम होगी, +q इधर इतना आगे रखा है a दूरी तक तो r - a, और ये पीछे रखा है तो इतनी जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अब हम ये देखते हैं कि एस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हमने वही बात करी कि अध्यारोपण का सिद्धांत अपन काम में लेंगे कि एक से ज़्यादा आवेश अगर कहीं पड़े हैं तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो वो अपन यहाँ देख रहे हैं कि सदिश योग के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ बिंदु ले, सपोज, है ना। इस बिंदु पर ये देखें कि -q चार्ज अगर आपके पास है ना, -q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी वो तो देखें। तो -q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस तरफ। समझ रहे? ये माइनस के कारण पास की ओर, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस तरफ। प्लस के कारण किधर होगी? प्लस से दूर की तरफ। E+ इधर होगी। ठीक है, यहां द्विध्रुव आघूर्ण जो दिखाएंगे अपन उसकी दिशा किधर होगी? इस तरफ। सदिश P इधर होती है। हमने बताया था ना कि +q से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई दिखती हैं, अनंत पर जाती हुई, और -q के कारण अनंत से उस पर खत्म होती हुई दिखती है, इसलिए दिशा आपने यहाँ दिखाई। ठीक है, ये कारण हो गया। अब परिणामी जो होगा वो उन दोनों का योग होगा। तो परिणामी के लिए सबसे पहले अपन क्या करें कि -q आवेश है, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां पर है? S बिंदु पर। ये ध्यान रखना, S बिंदु पर कितना होगा? मैं इसको E- ही कह देता हूं। ठीक है, E- बराबर 1/4πε0 q/r
दूरी कितनी है माइनस क्यू से, आर प्लस से, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, देखो पी कैप इधर है, इसकी दिशा माइनस पी कैप लिख दें इस बार, कोई बात नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हो एस से ए की ओर, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस पर है, एस बिंदु पर। उसी की बात करें, प्रेक्षण बिंदु वही लिया अपन ने, तो कितना होगा ई प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी आर माइनस ए स्क्वायर, और डिस्टेंस आपने यही लिए इसलिए इसी का स्क्वायर लिया, और डायरेक्शन आपने ये लिए है ना, तो पी कैप। गुड। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत है। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और उसके आसपास एक या दो से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं, तो सभी के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग ही उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देगा। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश ई कितना होगा, ई माइनस प्लस ई प्लस। ठीक है, अब देखो दोनों मान रखेंगे अपन, क्या होगा, सदिश ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है वो अपन ले लेते हैं। तो कॉमन अपने पास क्या आया इन दोनों पदों में से, क्यू कॉमन आया एक, तो बटा में 4πε0 कॉमन आ गया, ये पी कैप भी तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से पी कैप कॉमन लगे तो इस पद में तो 1/r माइनस ए बचेगा, r माइनस ए, ये तो प्लस का बचेगा, और ये किसका बचेगा, माइनस का, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप अपन ने बाहर ले ली। समझ गए। अब अपन इसका लघुत्तम लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, इधर देखो r प्लस ए का स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस r माइनस ए का स्क्वायर बट्टे r प्लस ए स्क्वायर, r प्लस ए और r माइनस ए दोनों का होल स्क्वायर है ना, पी कैप। समझ गए। अब देखो क्या होता है इसमें से, यहां तक मिटा देता हूं, क्या बचता है, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों प्लस के रहेंगे इसमें, तो वो दोनों यहाँ माइनस बाहर होने के कारण किसके हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस का 2ar आएगा, वो बाहर माइनस है इसलिए प्लस का 2ar, बटा वाली राशि में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। देखो ये चीज़ें कट गई, क्या बच गया, इधर पी कैप भी तो था ना, ये लो पी कैप, क्या आ गया देखो, सदिश ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। यहाँ देखो कितना बचा, 4ar आ गया, तो 4 तो मैं यहाँ लिख दूँ, ar यहाँ है ही, और पी कैप यहाँ है ही, बटा में एक चीज़ और आ गई इसमें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र होता है किस पर, अक्ष पर, ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है समीकरण नंबर 4 से। अक्ष के किसी भी बिंदु पर आर चेंज होता रहेगा,
जैसे जैसे आर चेंज होगा वहाँ वैसे वैसे ई का मान भी चेंज होता रहेगा। क्यों? आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका थोड़ा सा सरलीकृत रूप देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो, है ना, कि अपन ये कहें कि साहब थोड़ा सा और सरल करें तो क्या हो सकता है सीमांत कंडीशन में। वास्तविक फॉर्मूला तो आ गया। सीमांत कंडीशन में यानी अपन कुछ लिमिट लगाएं। लिमिट यानी यदि अपन ये कह दें कि आर का मान बहुत बड़ा है ए से, ए से क्या है, आर बहुत बड़ा है, यानी ये जो दूरी है ना द्विध्रुव की आधी लंबाई है या टोटल लंबाई कह दो चाहे, इस लंबाई की तुलना में ये जो दूरी है इसके मध्य बिंदु से ये आर, ये बिंदु बहुत दूर है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो जो छोटी राशि है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। जैसे 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, और छोटी राशि आएगी। और बड़ी राशि है उसका स्क्वायर करो 5 का करोगे तो 5 का 25 आएगा, बड़ी आएगा। तो 0.01 25 से तो और छोटी होगी, तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, हो तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माना जा सकता है। तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। और यहाँ देखो एक चीज़ और है, यहाँ 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख दूँ, 4 को कितना लिख दूँ, 2 गुणा 2, और ये 2QA ये भी तो है, तथा P बराबर कितना हो जाएगा 2A इंटू Q। तो मेरे पास विद्युत समीकरण 4 से सदिश E बराबर कितना, 2 तो है ही, 2 बच गया ना, पहले तो 2 बच गया। 2QA इसको मैं क्या लिख दूं, P लिख दिया। एक R बच गया, R फिर आगे बच गया, फिर एक P कैप बच गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कट गया, देखो एक R, ये 3 बची। और आप ये जानते हो ना कि सदिश P को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू पी का एकांक सदिश, P का परिमाण और एकांक सदिश। ये देखो P इंटू पी कैप है यहाँ, तो मैं E को क्या लिख दूँ यहाँ, P को मैं E को क्या लिख सकता हूँ, E अक्ष पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 सदिश P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या 2KP अपॉन आर क्यूब। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को KB तो लिखते हैं, इसलिए 2KP अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन किधर, अक्ष पर, P की दिशा में, प्लस साइन है P की दिशा में। इसका मतलब आप ये कहोगे सर ये बिंदु अगर यहाँ ना लेके इधर ले ले तो भी ऐसा ही होता क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। कैसे होता, देखो इस बिंदु पर E माइनस, देखो E माइनस किसके कारण है, यहाँ इसके कारण। और E माइनस में देखो जो फॉर्मूला लिखते हो तो Q तो उतना ही है, बस ये दूरी ज़्यादा है, बटा में ज़्यादा राशि, इसका वाला राशि क्या आएगी, टोटल छोटी। और इस प्लस Q में भी Q तो KQ तो उतना आएगा, बटा में R माइनस है, ये राशि छोटी है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र E प्लस है, ये क्या आएगा, ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा इस बिंदु S पर E प्लस का मान ज़्यादा है और E माइनस का मान क्या है, कम है। परिमाण कम हुआ ना, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी के कारण है और इसकी दूरी कम है, ये ज़्यादा नज़दीक है प्लस Q के नज़दीक है, इसलिए प्लस वाला ज़्यादा प्रभावी होगा। और माइनस Q के नज़दीक होगा, इधर माइनस Q के नज़दीक होता तो ये प्रभावी होता। इसलिए दोनों को जोड़ते हैं तो ये मान ज़्यादा आता है, इसलिए इसकी दिशा में परिणामी आता है। अगर यहाँ होता मान लो बिंदु, तो क्या करते, इस बिंदु की बात करें तो यहाँ होता तो ये होता कि माइनस Q के कारण तो इधर ही होता E माइनस Q, और E प्लस के कारण इधर होता। लेकिन अब क्या होता, ये जो प्लस है ये अब इतनी दूरी हो जाती इस प्लस की, इस प्लस से इतनी दूरी, और ये दूरी क्या होती है R प्लस है, इसलिए ये दूरी बटा में देखो E प्लस करते आप मान लो तो क्या होता, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर करते हैं, और E माइनस क्या करते, KQ अपॉन R माइनस ए करते हैं यहाँ पर। तो ये दूरी ज़्यादा है इसलिए इसका मान तो क्या आएगा, कम, और ये दूरी कम है बटा वाले इसके परिमाण क्या आएगा, ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा प्रभावी ये होता। इसलिए परिणामी किधर होता, इसी दिशा में। इधर आ जाते तो इधर ही होता, उधर जाते तो भी उधर ही है। इसका मतलब अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा किसकी दिशा में होता है,
द्विध्रुव व आघूर्ण की दिशा में होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत द्विध्रुव व आघूर्ण की दिशा में ही होता है, ये ध्यान रखना। और खास बात क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती? तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गए। वहाँ क्या होता था, बिंदु आवेश के कारण केवल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता था, यहाँ तृतीय घात के, ये ध्यान रखने लायक बात है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति अपने पास क्या आती है? दूसरी स्थिति आती है इसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वो भी ज्ञात कर लेते हैं। अब किस पर? उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो भी अपन देखते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, टफ है ही नहीं, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर, अब की बार किस पर है? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही बात, हम सबसे पहले क्या लेते हैं? माइनस क्यू आवेश यहाँ लेते हैं, प्लस क्यू मैंने यहाँ ले लिया, सपोज ये प्लस क्यू आवेश ले लिया। ये ए बिंदु था और ये बिंदु कौन सा हो गया? बी बिंदु। निरक्ष कौन सी होती है? मध्य बिंदु से लंबवत जो जाने वाली अक्ष है वो क्या होती है? निरक्ष। ये ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 यही है अब भी, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर सपोज कोई बिंदु है, ये एस बिंदु, इस पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो दूरी एक तो ये चाहिए, एक दूरी कौन सी चाहिए? इससे चाहिए, क्योंकि माइनस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है और प्लस क्यू के कारण भी करना है। अब देखो क्या स्थिति रहेगी, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगी? माइनस क्यू के कारण है, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, कौन सा? ई माइनस। और प्लस क्यू के कारण दूर की ओर, तो प्लस क्यू के कारण इस रेखा की दिशा में इधर होगा, कौन सा? ई प्लस, सदिश ई प्लस। ये कोण सपोज थीटा है, कोण कितना है? थीटा। ये भी थीटा तो ये भी कितना है? थीटा ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में तो नहीं है, दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में तो नहीं है, इसलिए क्या करें इस कंडीशन में? सबसे सिंपल काम होता है, घटकों में तोड़ लो। किस में तोड़ लो? घटकों में। तो एक अक्ष तो मान लेते हैं इसको, एक मान लेते हैं इसके लंबवत अक्ष, तो लंबवत अक्ष मैंने सपोज ये मान ली, ये लंबवत अक्ष मान ली और ये है ही अक्ष। अब देखो ये जेड आकृति में बना हुआ कोण हो गया, इसके समांतर अक्ष है ना ये, तो ये कोण भी कितना हुआ? थीटा। और ये ऊपर वाला भी कितना हुआ? थीटा। समझ गए? ये कौन सी हो गई? ये थीटा और ये तो जेड आकृति में एकांतर कोण, ये संगत कोण हो गए। अब देखो क्या हुआ, अब ये स्थिति रही कि ये ई प्लस का इधर घटक ले तो क्या आता है? इधर वाली डायरेक्शन में ई प्लस कॉस थीटा, और ई माइनस का भी इधर लें तो कौन सा आता है? ई माइनस कॉस थीटा। ई माइनस का इधर घटक लें तो कौन सा आएगा? ई माइनस साइन थीटा। और इधर घटक लें इसका, इसका इधर घटक लें तो क्या आएगा? ई प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं इसी में लिख देता हूँ, ई प्लस साइन थीटा। समझ गए? इस डायरेक्शन में। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले ई इस माइनस क्यू के कारण या विद्युत क्षेत्र देखें तो कितना होता है उसका मान? ई माइनस, परिमाण देखना, केवल ध्यान रखना एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी कितनी है? ये, इसको मैं आर दूरी कह दूँ, सपोज कितनी दूरी कह दूँ? आर कह दूँ, और ये भी दूरी आ रही है, बराबर ही होगी, ये आर दूरी है, तो कितना हुआ? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब दिशा देखें तो दिशा एस से एक की ओर, सदिश रूप में लिखूं तो एस से एक की ओर। ठीक है, ऐसे ही ई प्लस देखें, ई प्लस देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बी से एस की। ये समस्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हुई, क्या कि ये दिशा इधर होगी, ये बी से एस की ओर इधर है दिशा, दोनों दिशा। लेकिन एक चीज़ देखी क्या आपने, ई माइनस का परिमाण और ई प्लस का परिमाण दोनों क्या है?
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर समान है। परिमाण दोनों की क्या है? समान है। दिशाएं तो थोड़ी सी चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दिशा अपन ने कह दी। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखो आप, इसको अपन ने R डैश मान लिया सपोज, सॉरी ये मध्य बिंदु से x इस भी दूरी पे है ना, किस दूरी पर है? R दूरी पे। तो R दूरी ये ले हो आप, इसको मैंने R डैश मान लिया, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास R डैश का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया R डैश का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया R डैश का स्क्वायर। R दूरी अपन इसको कह देते हैं, ये R डैश दूरी कह दी अपन ने। R और R डैश में क्या संबंध है? ये दूरी A है ना यहाँ से यहाँ तक की, तो इस R डैश और R में क्या संबंध अपने पास यहाँ पर है? R डैश स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस ये संबंध है पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए? तो R डैश अपने पास ये है, ध्यान रखना अपन को, ये दूरियां मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्ष पर है, ये अपन कहते हैं, ठीक है। अब स्थिति क्या हुई देखो, परिमाण अगर दोनों का समान है तो हमारे पास ये एक चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। देखो साइन थीटा ई प्लस ई माइनस, अगर ये ई प्लस और ई माइनस का परिमाण बराबर, दिशा देखो दोनों घटकों की विपरीत है, इसका मतलब ये घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। बचे कौन सी घटक? ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा, ये एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? सदिश E बराबर किसके कारण? E प्लस कॉस थीटा और E माइनस, हाँ दिशा किधर होगी इसके? देखो P तो इधर है, P की दिशा तो इधर है, और वो उसकी किधर है? इधर है। इसका इधर कौन सी है? माइनस पी कैप। कौन सा है? माइनस पी कैप, क्योंकि दोनों घटकों की इधर है, दोनों घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, जबकि P तो उधर होता है, ठीक। अब मान रखेंगे। अब एक चीज़ और चाहिए अपन को, कॉस थीटा और चाहिए, दोनों का परिमाण समान है, इसलिए मैं एक चीज़ कर दूं, E सदिश क्या हो गया? ये और ये डबल हो गया ना, क्योंकि ये तो समान है, इसलिए क्या हो गया? E का इसका परिमाण इतना लिखोगे, इसका परिमाण इतना ही लिखोगे, कॉस थीटा दोनों में आएगा तो डबल हो गया, तो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा और माइनस पी कैप। अब देखो क्या होता है। अब सिंपल सा काम एक और करना अपन को, हमें ये और चाहिए, क्या चाहिए? कॉस थीटा और चाहिए। इसमें कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार तो A है, तो A तो ये आ गया, कर्ण R डैश है, आधार बट्टे कर्ण, ये यहाँ रख देंगे। ये यहाँ रखते ही क्या स्थिति बनी? देखो ये यहाँ रखते ही E 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश स्क्वायर इंटू ये कितना? A अपॉन R डैश इंटू माइनस पी कैप। ये देखो ये तो क्या हो गया? P द्विध्रुव है आघूर्ण, है ना, तो E कितना हो गया? P तो ये हो गया, पी कैप माइनस का ये है ही, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R डैश स्क्वायर और R डैश क्यूब, R डैश का मान ये, तो कितना? R डैश स्क्वायर का मान है, ये ध्यान रखना, तो R डैश कितना हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट कितना? R स्क्वायर प्लस, तो ये अंडर रूट का क्यूब हो गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये परिणामी हो गया, ये निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया, निरक्ष पर। अब वही बात, यदि आप ये कह दो कि R का मान बहुत बड़ा है A से, तो आप ये कह सकते हो कि R स्क्वायर में जब A स्क्वायर जोड़ते हो तो कोई खास फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो इस स्थिति में अपन इसकी जगह अगर ये रखें तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? E निरक्ष बराबर P माइनस पी कैप, तो है डायरेक्शन, फॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, या इसको K को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? K और यहाँ P माइनस पी कैप
अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ ए छोड़ दोगे आप, ए छोड़ते ही आर स्क्वायर से ये कट जाएगी, आर क्यूब बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस के सदिश पी अपॉन आर क्यूब। ये देखो वहां 2kp अपॉन आर क्यूब था और यहां कितना है, kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां से एक चीज और पता चली आपको, क्या कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका जो परिमाण है वो जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। समझ गए बात आप? ये चीज देखने लायक है। और दूसरा, ये भी आर क्यूब के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई प्रोपोर्शनल क्या 1 अपॉन आर क्यूब, किस पर है, निरक्ष पर। ये ध्यान देने लायक बात है। ये विद्युत क्षेत्र होता है किसके कारण है, विद्युत विधुर्व के कारण। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। कल इस चैप्टर का बचा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।